नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन की कक्षाएं चल रही हैं। पहली कक्षा या फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश में पर्यटन की क्या उपयोगिता है, किन-किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के हमने कुछ किले भी जाने थे पर्यटन में। आज हम कुछ और किले जानेंगे और आज धार्मिक पर्यटन के बारे में चर्चा हो सकती है, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपकी मदद ना होगी तो कम से कम उनकी मदद हो जाएगी। तो परोपकार कमा लीजिए, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में परोपकार कमाना बहुत ही ज़रूरी है ना? और हो सकता है परोपकार के चक्कर में आपकी नौकरी लग ही जाए। तो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों, इतनी-सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। चलिए हम पढ़ते हैं आज, वो है कुशलगढ़ का किला। कुशलगढ़ का किला। तो जो कुशलगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश के महू में है और महू है इंदौर के पास। अभी इसका नाम बदल गया महू का और इसे अंबेडकर नगर कर दिया। अंबेडकर नगर इसलिए कर दिया क्योंकि जो हमारे संविधान के शिल्पीकार या संविधान के निर्माता हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर साहब को, तो उनका जन्म स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश के महू को। इसलिए सरकारों के द्वारा इस स्थान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसका नाम परिवर्तन करके अंबेडकर नगर कर दिया, महू का नाम। लेकिन सबलगढ़ का सॉरी कुशलगढ़ का जो किला है वो आपका महू इंदौर के पास ही नजर आएगा। और इसे बनाया किसने था, तो इसका निर्माण की चर्चा होगी कि इस किले का जो निर्माण था वो किसने कराया था। तो आपको ध्यान रखना है, कुशल सिंह ने कराया था। कुशल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, कुशलगढ़ के किले का निर्माण। इस किले की विशेषता है कि ये ऊंची चोटी में है। जाना पाव पहाड़ी की चोटी यहीं से नजर आती है, जिसमें से आपको जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी है, जाना पाव पहाड़ी से ही निकलती हुई मिलेगी आपको। उनका उद्गम स्थल वहां है। और दूसरा, भगवान परशुराम का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। तो ये 3-4 फैक्ट आपको नजर आना है। कुशलगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के महू में है। निर्माण कुशल शाह ने करवाया था। कुशलगढ़ की चोटी में ये किला बना हुआ है। ये किला बारीक पत्थरों से और बड़े-बड़े पत्थरों से डिजाइन करके बनाया गया है, जिससे जो भी आक्रमण करने वाले लोग आएंगे वो आसानी से यहाँ से हार कर जाएंगे, यहाँ को जीत नहीं पाएंगे, इसको विजय इस पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला फैक्ट है जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो कौन किस फैक्ट होंगे जो हमारे लिए। नरवर का किला की बात होगी। नरवर का किला, तो नरवर का किला कहाँ है मध्य प्रदेश में, पूछेगा आपसे एग्जाम में तो आपको बताना है कि ये शिवपुरी में है। शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत जिला है। इसी जिले में आपका नरवर का किला मिलेगा। इसका निर्माण की बात होगी कि निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नल ने करवाया था। राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था। राजा नल, नरवर का किला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो राजा नल था, इसकी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है कि इसकी जो प्रेमिका थी दमयंती उसका नाम था। दमयंती की प्रेम कहानी से ये किला गूंज उठा है। इस तरह की चीजें आपको मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरवर का किला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी में है। निर्माण किसने कराया था, तो राजा नल ने इसका निर्माण कराया था। प्रेम कथा के लिए विख्यात है। राजा नल ने प्रेम हुआ था दमयंती के साथ, और जो दमयंती थी वो इसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेन डायरी हो तो लिखते चलिए, क्योंकि आपका दिमाग आइंस्टीन का दिमाग की जैसा तो है नहीं, जो एक बार देख लिए तो आप रट लो या याद कर लो। अगर ऐसा होता तो आप मध्य प्रदेश में कब से डेप्यूटी कलेक्टर बन गए होते, किसी एक जिले को संभालने की जिम्मेदारी आपको दे दी गई होती। नहीं है, इसलिए आपको ये फैक्ट लिखते चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं, वो है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला, गढ़ का किला। अब कुछ लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो लगता होगा, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपने जो वीडियो है उसकी सेटिंग में जाइए और उसे स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना। उस वीडियो की स्पीड बढ़ा देंगे तो वीडियो बहुत कम समय में खर्च हो जाएगा, चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका डाटा भी बच जाएगा। तो बात हुई है अजयगढ़ के किले की, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। पन्ना जिले में आपको देखने को मिलेगा। पन्ना में निर्माण की बात होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया था अजयगढ़ का,
तो ये अजय पाल वहां के शासक हुए। अजय पाल शासक हुए। उनने निर्माण कराया था कौन सा किले का? अजयगढ़ का। और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आपको राजा अमन का महल, राजा अमन का राजा अमन राजा अमन का महल आपको देखने को मिलेगा। महल, तो यहाँ दो चीजें हैं। अजयगढ़ का किला पन्ना में है, निर्माण अजय पाल ने करवाया था और उनका बेटा हुआ, उनके वंशज में आया कौन? राजा अमन। और उसने इसी किले के अंदर एक महल बनवाया जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, लोग यहाँ देखने जाते हैं देश विदेश के आकर के। तो आपको समय मिला तो जरूर जाइए। चीजें अगर ऐसी याद नहीं होती तो कम से कम देख के याद कर लो। तो ये अजयगढ़ का किला हो गया। अब हम बात करते हैं दतिया का किला। तो जो दतिया का किला है, दतिया का किला दतिया का किला तो जो दतिया का किला है भाई साहब, ये कहाँ पर है? तो नाम से स्पष्ट है, ये दतिया जिले में है। दतिया जिले में ये किला मिलेगा आपको। जिला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? दतिया जिला लगेगा। निर्माण की बात होगी कि ये किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है वीर सिंह बुंदेला, है ना। वीर सिंह बुंदेला साहब जो थे, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो दतिया का किला दतिया में मिलेगा और निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट करते हुए चलना है आपको। बड़े बड़े शब्द में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की आंखें पढ़ते समय इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं कि उन्हें छोटे छोटे शब्द ही नजर नहीं आते। बड़ा बड़ा मोटा मोटा चश्मा लगा लो, दिखने लगेगा। तो इससे अच्छा भैया लिखा ही दो। आगे है मंडला का किला। मंडला का किला, तो जो मंडला का किला है भाई साहब, ये जो जिला लगता है इसका, तो ध्यान रखेंगे कौन से जिले में है ये? मंडला में है। और ये मंडला जिले में एक जगह है, एक गांव का नाम है जिसका नाम है रामनगर। रामनगर में ये देखने को मिलेगा कौन सा? मंडला का किला। इसे गोंड शासकों ने बनवाया था। गोंड शासकों ने बनवाया था। शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोंड शासकों ने करवाया था। और ये कब हुआ था? तो लगभग 17वीं शताब्दी, है ना, 17वीं सदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मंडला का किला। इसकी और विशेषता है कि इस किले के आसपास जो है, जहां पर रामनगर के आसपास जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसके चारों तरफ से बहती है। किसके? रामनगर के आसपास से इस किले के चारों तरफ कौन नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। गोंड शासकों ने निर्माण करवाया था। 17वीं सदी या 17 सदी में इसका निर्माण हुआ था लगभग। गोंड शासक थे जो मंडला किले का निर्माण करवाने वाले थे। मध्य प्रदेश में जो आपको जिले मिलेंगे, जैसे सिवनी हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, मंडला हुआ, जबलपुर हुआ, और थोड़ा सा आपको अनूपपुर जिला भी नजर आएगा जिसमें गोंड शासक ने ही शासन करने का कार्य किया है। तो जितनी महल, इमारतें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये सभी गोंड शासकों के द्वारा बनवाई गई ही मिलेंगी। तो इस तरफ के अगर महल आपसे पूछे, जैसे जबलपुर में मदल महल आपसे पूछे, तो मदन शाह ने निर्माण करवाया था उसका, गोंड शासक थे वो। तो यहाँ पर आपको ये जो जिले मैंने बताया, इन जिलों में आपको ध्यान रखना है कि गोंड शासकों के ही द्वारा निर्माण कराए गए आपको भवन मिलेंगे, इमारतें मिलेंगी। इस तरीके की चीजें आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में आपको देखने को मिलेगा। और देखते हैं वन लाइनर में क्या क्या पूछ सकता है। आगे है गोहद किला। गोहद का किला गोहद का जो किला है ये कहाँ पर है? बहुत छोटा किला है, ये छतरपुर में है। अब शासक वासक तो पूछेगा नहीं, तो शासक हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है ये। गोहद का किला के बाद है देवरा का किला। देवरा जो है वो, देवरा का किला आप सॉरी गोहद का देवरा का किला है छतरपुर में, और गोहद का किला है भिंड में। ये भिंड में लगाएंगे है ना, भिंड। गोहद का किला भिंड में है, देवरा का किला पूछेगा तो छतरपुर में है। आगे है पालकी का किला। पालकी का किला, पालकी का किला या इसे महल भी कहते हैं, कुछ पुस्तकों में महल लिखा हुआ है। तो पालकी का किला या पालकी का जो महल है, मध्य प्रदेश के ओरछा में देखने को मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश के ओरछा में ये पालकी का महल या पालकी का किला आपको मिलेगा। फिर है लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस, तो जो लाल बाग पैलेस है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। जो होलकर शासकों ने इसका निर्माण कराया था, लाल बाग पैलेस। आप अगर इंदौर गए होंगे या इंदौर के क्षेत्रों के होंगे
तो आपको नजर ही आ जाएगा लाल बाग पैलेस। और हम देख लेते हैं जो वन लाइनर फैक्टर है आपको मिल जाएगा, वो है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस आपसे पूछ सकता है कि ये जय विलास पैलेस कहाँ है, तो आपको बताना है ये ग्वालियर में है। सिंधिया राजघराने, ग्वालियर, ग्वालियर में सिंधिया राजघराने के अंतर्गत जय विलास पैलेस है। पहले ये सिंधिया घराने में था, आजादी के बाद इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये भारत सरकार के अंतर्गत आ गया। इसकी देखभाल मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मे सौंप दी गई है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ग्वालियर का किला, सॉरी ग्वालियर का पैलेस जिसे जय विलास पैलेस कहते हैं। ग्वालियर के किले की बात पहले वीडियो में हो चुकी थी, उसे हम अभी दोहराएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। चलते हैं और हमारे पास है अभी चौगान का किला। चौगान का किला पूछेगा कि चौगान का किला कहाँ है, तो आपको बताना है ये नरसिंहपुर में है। कहाँ पर, नरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में क्या मिलेगा आपको, चौगान का किला आपको नरसिंहपुर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है। अगला हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, और चौगान का किले के पास है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला, जो माधवगढ़ का किला है ये आपसे पूछेगा तो आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के सतना में है। कौन सा, माधवगढ़ का किला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सतना में है। और पूछेगा आपका कालिया देह का किला, कालिया देह का महल या किला पूछेगा। महल आपसे पूछ सकता है, कालिया देह का महल है, किले में ही इसका निर्माण है। कालिया देह का किला बोलो या महल पूछो, एक ही चीज है। तो आपको ये मिलेगा उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिया देह का किला आपसे पूछा जा सकता है। धार्मिक नगरी भी है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले यहीं पर लगते हैं। लगभग 227 मेले मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगते हैं। ये मध्य प्रदेश के मेले पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। यहाँ पर संदीपनी आश्रम भी है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो भारत में है उससे एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग इसी उज्जैन में है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। इसके बाद इसमें संदीपनी आश्रम आ जाएगा। चतुर्भुज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर एक मध्य प्रदेश की ग्वालियर में भी है, ग्वालियर किले के अंतर्गत। वो सब चीजें हमने पहले आपको बता चुकी है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। कालिया देह का महल पूछेगा तो आपको बताना उज्जैन में, माधवगढ़ का किला बताना है तो सतना में, और है चौगान का किला आपको नरसिंहपुर में है। फिर है अशरफी महल, अशरफी महल, अशरफी महल जो पूछेगा, अशरफी महल कहाँ है तो आपको बताना है ये मांडू में है। मांडू के बहुत शासक हुए, अशरफी महल यहाँ पर मांडू में आपको देखने को मिलेगा। चलिए और देखते हैं कि 2 4 6 आपसे जो इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा सकता है, अशरफी के महल के बाद और कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपको मध्य प्रदेश पीएससी में देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अशरफी महल हो गया। फिर है जहाज महल। जहाज महल देख लेते हैं कि जहाज महल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आपको बताना है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मांडू में है। एक और आपको मांडू में रखना है कि हिंडोला का महल, हिंडोला का महल, हिंडोला महल आपको ध्यान रखना है। हिंडोला जो महल है ये भी मध्य प्रदेश के मांडू में ही नजर आएगा आपको। और चलते हैं जो मध्य प्रदेश की पीएससी में आपको देखने को मिलेंगे। हिंडोला का महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, मांडू में है। जहाज महल हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बघेल, बघेल महल। तो बघेल महल बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जो बघेल महल है इसे रीवा में बता देते हैं, क्योंकि बघेल खंड का क्षेत्र रीवा सतना इस तरफ का आता है, तो वहां पर नहीं है। ये बघेल का जो महल है ये मंडला में है। कहाँ पर है, तो मंडला आपको बताना है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बघेल का महल या बघेल का महल आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो 2 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे और उसमें मंडला भी नजर आएगा, तो आपको मंडला ही लगाना है। इसके अलावा आपको दूसरे नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक। हमारी कल की वीडियो में भी हमने इसी पे चर्चा हुआ था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो हमने आज की वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में चलते हैं, और धार्मिक पर्यटन में सबसे पहला हम देखते हैं वो है हमारा धार्मिक पर्यटन में उज्जैन। उज्जैन के बारे में चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश का धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक पर्यटन नगरी है। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ जाते हैं। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। इसका कुंभ का मेला, कुंभ का मेला यहाँ लगता है। कब लगता है, 12 वर्षों के बाद। हर 12 वर्षों में लगता है, जब बृहस्पति
बृहस्पति बृहस्पति जो है भाई साहब वो कहाँ आता है? सिंह राशि में। सिंह राशि में जब बृहस्पति आता है तब हम क्या लगाते हैं? कुंभ का मेला लगाते हैं। 12 वर्षों में लगता है। यह जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योतिर्लिंग 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 में एक दक्षिण मुखी है। कौन सा? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पूरे ज्योतिर्लिंग आप देखेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से आपको कौन सा मिलेगा? दक्षिण मुखी मिलेगा। उज्जैन में बाबा महाकाल की धरती है। क्षिप्रा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। यहाँ पर आपको फेमस चीजें देखने को मिलेगी। और फेमस चीजें क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आपको जंतर मंतर वेधशाला, क्या? जंतर मंतर जंतर जंतर मंतर जंतर मंतर वेधशाला वेधशाला कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा जंतर मंतर वेधशाला। यहाँ पर संदीपनी आश्रम भी है। संदीपनी आश्रम जो है, यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पढ़ने आए थे अपने सखा अपने भाई के साथ। इनके जो सखा थे वो थे आपके उस युग के सबसे गरीब इंसान मानेंगे तो वो है सुदामा जी, जो इनके परम मित्र थे। लोग गरीबी में अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से सीखिए कि कोई व्यक्ति अगर गरीब हो जाए तो उसे अपनाते हैं, उसे ठुकराते नहीं हैं। आप गरीब हो जाओ, हम गरीब हो जाएं तो हमारे आपके सभी के रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे। इवन दोस्त तक छोड़ के चले जाते हैं। दोस्ती सीखिए तो कृष्ण से सीखिए। आपको ध्यान में ये चीजें रखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा? जंतर मंतर वेधशाला है। मंगलनाथ का यहाँ पर मंदिर है। मंगलनाथ भी ध्यान रखेंगे। कौन सा? मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर? उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर? मंगलनाथ का मंदिर। मंगलनाथ का मंदिर मंगलनाथ का मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मंगलनाथ का मंदिर, साथ ही भृतहरि की गुफा। दूसरा आपको क्या मिलेगा? भृतहरि की गुफा। भृतहरि की गुफा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भृतहरि बहुत यहाँ के राजा हुए थे और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि थे। उनका राजपाट यहाँ चल रहा था। उनकी पत्नी थी पिंगला। और पिंगला एक समय जो था पता नहीं क्या हुआ, और पिंगला ऐसा माना जाता है कि एक फूल राजा को मिला। राजा ने अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि वो जो फूल था, उस फूल के जो व्यक्ति उस फूल को रखता था वो हमेशा यौवन रहता था, जवान रहता था, उसे किसी तरीका रोग नहीं लगता था। तो भृतहरि ने अपनी पत्नी को पिंगला को वो फूल दिया और पिंगला को कहा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे किसी तरीके का कष्ट नहीं होगा। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो ये फूल तुम रख लो। तो उसने रख लिया फूल। लेकिन वो ऐसा बोला जाता है, पुस्तकों में आता है पढ़ने में, कि पिंगला जो थी वो एक राजा के यहाँ काम करने वाले एक सैनिक से प्रेम करती थी। तो पिंगला ने उसे अपनी प्रेमिका को दे दिया, और सॉरी प्रेमी को दे दिया, और कहा कि मैं तो यहाँ की रानी हूँ, मुझे क्या कष्ट होने वाला है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा जो प्रेमी है उसका क्या होगा। तो वो उसका यौवन हमेशा बना रहे, वो हष्ट पुष्ट बना रहे, इसलिए उसे फूल गिफ्ट कर दिया, दान कर दिया। जो राज दरबारी था, जो सैनिक था, वो किसी वैश्य से प्रेम करता था। उसने वो फूल ले जाके वैश्य को दे दिया। उसने कहा कि मैं तो राजा के दरबार में हूँ, मुझे सभी सुविधाएं राजा दे रहा है, मुझे इस फूल की कोई जरूरत नहीं है। ये फूल वैश्या को दे दूं या मेरी प्रेमिका को दे दूं, उससे होगा ये कि वो हमेशा जवान रहेगी, हमेशा सुंदर दिखेगी। तो वो उसका जो भी काम है वैश्यवृत्ति का, वो चलता रहेगा, ठीक तरीके से होता रहेगा, तो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो वो वैश्या के पास फूल चला गया। वैश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो वैसे ही नर्क के समान है, मैं इस फूल का लेके क्या करूंगी। तो उस वैश्या ने वो फूल फिर से राजा को दे दिया कि मेरा राजा अच्छा रहे, मेरी राजा अच्छा रहेगा तो प्रजा अच्छी रहेगी, प्रजा अच्छी रहेगी तो जनमानस में खुशियां प्राप्त होते रहेंगी। तो वो फूल राजा के पास से चला था और फिर घूमते हुए किसके पास आ गया? राजा के पास। राजा ने दिमाग लगाया कि ये फूल कहाँ कहाँ गया, मैंने किसको दिया, उसने किसको दिया, उसको किसको दिया, सबको बुलाया राज दरबार में, सबकी हाजिरी हुई। तो राजा के मन में वैराग्य पैदा हो गया और उन्होंने अपना राजमहल त्याग दिया। सर्वांग छे विक्षाम से इस तरीके की चीजें आती हैं। और फिर राजा वहां से, जो भृतहरि थे, वो वनवास चले गए या फिर जंगल चले गए, वो गुफा में जाके रहने लगे। वहां पे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जो ज्ञानवर्धक हैं। बहुत ज्ञानी थे, कविताएं भी ये लिखते थे। तो भृतहरि की गुफाएं आपको कहाँ मिलेगी? उज्जैन में देखने को मिलेगी। तो ये तरीके की उज्जैन में चीजें हुई हैं। इसके बाद उनने अपने छोटे भाई को राज सिंहासन देके, जो भी एक महान ज्ञानी हुए, विक्रम संवत जो पहली बार आया हमारा हिंदू पंचांग, वो
राजा भर्तृहरि के कारण ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर। यहाँ पर आपको हरसिद्धि देवी का मंदिर मिलेगा। हरसिद्धि देवी के मंदिर के बाद आपको भारत माता का मंदिर मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह उज्जैन है जहाँ पे भारत माता का मंदिर आपको मिलेगा। काल भैरव मंदिर है, कालिया देवी का मंदिर है। यहाँ पर दर्शनीय स्थल में संतोषी माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश में हमारा हुआ उज्जैन, जो बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ की पर्यटन स्थल हमने देखे, पर्यटन स्थल में हमने यहाँ की विशेषताएं जानी, ज्योतिर्लिंग देखे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग यहाँ मध्य प्रदेश में विराजमान उज्जैन में है, जो दक्षिण मुखी है। बाकी सभी के मुख अलग अलग हो सकते हैं, कोई उत्तर मुखी है, कोई पूर्व मुखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कौन सा मुखी है? दक्षिण मुखी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रति 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगाया जाता है। कुंभ के मेले के पीछे भी अलग अलग विशेषताएं हैं। मैंने मध्य प्रदेश के मेले जब पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में भी आपको डीपली बता दिया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, अगर मध्य प्रदेश पीएससी में आया तो आपको ये फैक्ट तो लिखना ही लिखना है कि 12 वर्षों में कुंभ क्यों लगाया जाता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद वो सिंह राशि में आता है, तो उस समय कुंभ का मेला लगाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार तो ये भी है कि अमृत गिरता है 12 वर्षों में, तो लोग डुबकी लगाने जाते हैं। यानी जितने भी है बिल्कुल पीस के पाप कर लो और पाप का घड़ा भर लो और जाके गंगा जी में, क्षिप्रा नदी में जाके डुबकी लगा लो और आपके पास पाप धुल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। इस चक्कर, इस भ्रम में ना रहें, नहीं तो मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जाम तो छोड़िए, कोई चपरासी का एग्जाम भी आपसे क्वालिफाई नहीं होने वाला है। इंसानियत रखिए, सभी धर्मों के ऊपर एक धर्म है, वो है इंसानियत का धर्म। इंसानियत रखिए। भारत संविधान पे चलेगा, संविधान का देश है, संविधान का राज है, कानून का राज है, किसी भी धर्म का राज नहीं है। राजधर्म से एक और बात याद आई कि हमारे जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं राजा का संस्कार या राजसी संस्कार। उस संस्कारों में जो राजा बनाया जाता है उसे 12 नदियों के पवित्र जल से उसका स्नान कराते हैं। जो राजमाता होती हैं वो उसे दूध से, पंचामृत से, मक्खन से उसका स्नान करवाती हैं। जो राजा है, जो राजकुमार है, जब वो राजा की गद्दी में बैठता है तो जो राज पुरोहित होते हैं, जो राजगुरु होते हैं, वो उसे धर्म दंड देते हुए कहते हैं कि राजा ये धर्म दंड लीजिए, और सॉरी सर्वदंड लीजिए, और सर्वदंड में आप सभी को किसी को भी दंड देने के अधिकारी आज आपसे हो गए हैं। और फिर राजा उनका पैर छूता है गुरु के पैर छूने के बाद जो गुरु है वो मोर का पंख उसकी पीठ पे मारते हुए कहते हैं, राजा धर्म दंडवसी भवा। यानी ये धर्म का दंड है जो तुम्हारे ऊपर भी है, अगर तुम इससे विक्षिप्त होते हो तो धर्म का दंड तुम्हारे ऊपर भी चलेगा। ये राजनीति है, ये धर्म है। आज नहीं कि कोई भी राजनेता जो है वो धर्म में शासन कर रहा है। धर्म जो है वो राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन चलो, बहरहाल कोई ऐसे बताने की बात थी नहीं, लेकिन उज्जैन महाकाल बाबा नगरी से बात निकल के आ गई। धर्म क्या है, दंड क्या है, ये सारी चीजें तो कल वीडियो ज़्यादा लंबा आज का नहीं करेंगे। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वो पर्यटन है जो आपको पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, होपफुली आप बन ही जाएंगे, ऐसी अपेक्षा और उम्मीद हमें है आपसे। बहुत मेहनत लगती है और मेहनत करने में आप पीछे रहेंगे नहीं, और जो पीछे रहेगा तो वो तो बनेगा ही नहीं। ये क्या है? सर्व दंड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के एजुकेशन वीडियो को पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।